असदुद्दीन ओवैसी एक प्रमुख राजनेता और विवादों का केंद्र। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद, भारतीय राजनीति में एक प्रमुख और विवादास्पद व्यक्तित्व हैं। उनकी तीखी बयानबाजी, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की वकालत और राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा है। यह लेख उनके हाल के समाचारों, राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक प्रभाव को हिंदी में प्रस्तुत करता है, जिसमें उनकी नवीनतम गतिविधियों और बयानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी एमीन के लंबे समय तक नेता रहे और हैदराबाद से सांसद थे। असदुद्दीन ने 1994 में चारमीनार विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और 2004 से लगातार हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जा रहे हैं। उन्होंने निजाम कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातक और लंदन के लिंकन्स इन से LLB की डिग्री हासिल की है। वह एक वकील होने के साथ साथ हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं। उनकी शादी फरहीन ओवैसी से हुई है और उनके 6 बच्चे हैं। ओवैसी की राजनीति मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की वकालत पर केंद्रित रही है। वह हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ अपनी कड़ी आलोचना के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनकी लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि विभाजनकारी विचारधाराओं के खिलाफ है। 2025 में असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की, जिसे भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा गया। उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशी दौरे किए, जिसमें अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन शामिल थे। इन दौरों में ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयानों का खंडन किया और भारत के संविधान की धारा 25 से 30 का हवाला देकर अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की बात की। हैदराबाद में उनकी वापसी पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गयी, जिसमें होर्डिंग्स पर लिखा गया, एक व्यक्ति, एक मिशन, एक आवाज, इंडिया फर्स्ट। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के आयोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों? यह बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया, जिसे उन्होंने मोदी सरकार की सुरक्षा चूक का उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी मांग की कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इस्तीफा देना चाहिए। 21 अगस्त 2025 को ओवैसी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या भारत चीन सीमा पर 2020 की गलवान घाटी झड़पों से पहले वाली स्थिति बहाल हो गई है। उन्होंने मोदी सरकार की चीन नीति को ढुलमुल करार दिया और आरोप लगाया कि इससे भारत कमजोर हुआ है। ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि चीन भारत के साथ जल विद्युत बांधों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े क्यों साझा नहीं करता और क्या उसने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना बंद करने का वादा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एमीन की भूमिका चर्चा में रही। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन राजद और कांग्रेस ने उनकी पार्टी को सांप्रदायिक करार देते हुए गठबंधन से इनकार कर दिया। ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए, दावा किया कि इससे मतदाताओं का उत्पीड़न और जबरन वसूली हो सकती है। उन्होंने इसे वोटबंदी की कोशिश बताया। उनकी पार्टी अब तीसरा मोर्चा बनाने पर विचार कर रही है, जिसका प्रभाव सीमांचल क्षेत्र में राजद और कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है। 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे JPC के पास भेज दिया गया। ओवैसी ने इस विधेयक को मुसलमानों के खिलाफ बताया और कहा कि यह वक्फ की अवधारणा को ही खत्म कर देगा। उन्होंने कहा, अगर मैं संसद में नमाज पढ़ लूं तो वह मेरी जमीन नहीं हो जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की। 10 मार्च 2025 को ओवैसी ने लोकसभा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
उन्होंने ताजमहल में दरारों और रिसाव की स्थिति पर चिंता जताई और एएसआई पर हिंदुत्व की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि एएसआई में 6,516 रिक्त पदों को कब भरा जाएगा। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब में कहा कि एएसआई अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभा रहा है और स्टाफ की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। 31 जुलाई 2025 को मालेगांव बम धमाके में सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र और महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। उन्होंने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 मुस्लिम पुरुषों को 18 साल तक जेल में रखे जाने की निंदा की, जिसमें उन्हें बाद में बरी कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी अक्सर विवादों को जन्म देती है। 2024 में उनके जय फिलिस्तीन नारे पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। ओवैसी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह संविधान के दायरे में है। इसी तरह उनके काटते रहो बयान, जो एक बीफ की दुकान पर दिया गया, ने बीजेपी विधायक राजा सिंह के विरोध को भड़काया। बीजेपी और अन्य दलों ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाया, खासकर बिहार और अन्य राज्यों में उनके चुनावी प्रदर्शन के बाद। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एमीन ने 5 सीटें जीती, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। ओवैसी की राजनीति का प्रभाव विशेष रूप से हैदराबाद और बिहार के सीमांचल क्षेत्र में देखा जाता है। उनकी पार्टी ने अल्पसंख्यक, दलित और मराठा समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की है। उनकी राष्ट्रीय छवि एक ऐसे नेता की है जो बिना डरे अपनी बात रखता है, चाहे वह सरकार की नीतियों की आलोचना हो या सामाजिक मुद्दों पर बहस। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्तित्व है। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार और सामाजिक न्याय पर स्पष्ट राय ने उन्हें समर्थकों और आलोचकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। हाल के समाचारों में उनकी ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका, बिहार चुनाव में रणनीति और वक्फ विधेयक पर विरोध ने उनकी प्रासंगिकता को और बढ़ाया है।